अंतरिक्ष में दिखने वाली अनजान अजीब चीजें। शटल एस्ट्रोनॉट्स ने कहा है कि उन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं जिनका शायद एलियन से संबंध हो। मंगल ग्रह की सतह पर दिखने वाले अजीब ढांचे। कुछ नासा साइंटिस्ट का कहना है कि ये सब लाइट और शैडो का खेल है। और चांद पर किसी खास गुप्त चीज की तलाश। क्या चांद पर पहले पहुंचने की दौड़ उस टेक्नोलॉजी तक पहले पहुंचने की दौड़ थी जो एलियंस ने चांद पर छोड़ी थी? क्या नासा ब्रह्मांड के बारे में जितना जानता है सब बता रहा है, या वो हमें किसी कड़वे सच से बचा रहा है? ब्रूकिंग्स रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि किसी को बताना नहीं। अगर बता दिया तो हमारी पूरी सिविलाइजेशन बुरी तरह से हिल जाएगी। भारत में और दूसरे कई देशों में लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरे ग्रहों के लोग धरती पर आते थे, लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या एंशिएंट एलियंस की वजह से ही हमारा इतिहास इतना रहस्यमयी है? क्या हम वाकई एलियंस के वंशज हैं? अगर हाँ, तो क्या हमें इसके सबूत नासा की वजह से मिलेंगे? नासा कनेक्शन। वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? एंशिएंट एलियंस। जुलाई सन 1969। कॉन्टैक्ट लाइट ठीक है, इंजन्स रुक गए हैं, हम तुम्हें सुन पा रहे हैं ईगल। ट्रैंक्विलिटी बेस, ईगल ने लैंड कर लिया है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बस ऑल्ड्रिन चांद पर उतरने वाले पहले मनुष्य थे। इंसानों का एक छोटा कदम इंसानियत के लिए एक बड़ा कदम साबित हुआ है। हम भी वहां एलियंस थे, सीढ़ी से चांद पर उतरे थे 20 जुलाई 1969 को। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे जीते जी हमें स्वर्ग के दर्शन हो गए हों। हम चांद तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि हम में हिम्मत थी, हम जोखिम उठाने को तैयार थे और हमारे प्रेसिडेंट हमारे साथ थे। मैं अपोलो मिशन से जुड़े हुए लोगों को हीरोज कहता हूँ, सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को नहीं, बल्कि उन सैकड़ों हजारों लोगों को भी जिन्होंने उसे सफल बनाया है। उनका फैसला अटल था, उनके प्लानिंग परफेक्ट थी, वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते रहे और फाइनली उन्होंने कर दिखाया। वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वो ह्यूमन हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट थी। ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस से बोल रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ट्रैंक्विलिटी बेस बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा है। 2.5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन चांद पर खड़े थे। वीडियो ट्रांसमिशन के जरिए दिख रहा था कि वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स पत्थर के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने तस्वीरें खींची और चांद की मिट्टी में अमेरिका का झंडा भी गाड़ा। वीडियो कैमरा में तो यही सब कैद हुआ, लेकिन क्या कैमरा बंद करके भी उन्होंने वहां कुछ गुप्त कार्य किए थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरीज का तो यही मानना है। जब अपोलो 11 पहली बार चांद पर उतरा था तो उन्होंने चांद की कुछ खास जगहों की जांच की थी, और जब वो चांद की परिक्रमा कर रहे थे तो कुछ खास एरियाज थे जिन्हें वो गौर से एग्जामिन कर रहे थे और तस्वीरें खींच रहे थे। मन में सवाल आता है कि क्या नासा ने पहले से उन जगहों को चुन रखा था, और उन्होंने उस जगहों को इसलिए चुना था क्योंकि उन पर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स बने थे जो जाहिर है नेचर ने नहीं बनाए होंगे और उन्हें ये पहले से पता था। नासा के रिकॉर्ड्स के मुताबिक पहली लूनर लैंडिंग के लिए चांद का सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम का क्षेत्र इसीलिए चुना गया था क्योंकि उस क्षेत्र की सतह चपटी थी। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उस क्षेत्र को इसीलिए चुना गया था क्योंकि उस तारीख पर उस क्षेत्र के कोऑर्डिनेट्स ओरियन नक्षत्र के तारों के अनुकूल थे। लैंडिंग साइट्स चुनने की उनकी एक पूरी प्रक्रिया थी।
पहले उन्होंने तारीख चुनी और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तय किया और फिर उन्होंने लैंड करने का वक्त तय किया। ये सब तय हो जाने के बाद उन्होंने लैंड करने का एरिया चुना। जिस शख्स ने सारे अपोलो लैंडिंग डेट्स और लैंडिंग टाइम्स चुने थे, जिसमें अपोलो 11 मिशन भी शामिल है, उनका नाम फरूक अल्बास था और इत्तेफाक से उनके पिताजी प्राचीन इजिप्शियन स्टार रिलीजन के एक्सपर्ट थे। प्राचीन मिस्र की मान्यताओं के मुताबिक ओरियन बेल्ट के ठीक नीचे किए जाने वाले समारोह से एक पवित्र माहौल पैदा होता है और उस माहौल में इंसान मिस्र देव ओसाइरस से संपर्क कर सकते हैं। प्राचीन मिस्रवासी यानी इजिप्शियन के लिए ओरायन नक्षत्र मिस्र देव ओसाइरस को रिप्रेजेंट करता था और सीरियस तारा ओसाइरस की पत्नी गॉडेस आइसिस का ही रूप माना जाता था। ये दोनों मिलकर आसमान पर राज करते थे और मिस्र के लोगों की जिंदगी आसमान में हो रहे उनके रोटेशन, मूवमेंट और पोजीशन के हिसाब से चलती थी। अपोलो 11 जिस दिन और जिस वक्त पर चांद पर उतरा था, उस वक्त ओरायन के 3 सबसे ब्राइट स्टार्स हॉराइजन पर थे और चांद पर उतरने के ठीक 33 मिनट बाद बज ऑल्ड्रिन, चांद पर चलने वाले दूसरे इंसान, जो एक 33 डिग्री स्कॉटिश राइट फ्री मिशन यानी एक गुप्त संस्थान की सबसे ऊंचे दर्जे के सदस्य थे। उन्होंने चांद पर स्पेसक्राफ्ट में ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ब्रेड ब्रेकिंग सेरेमनी परफॉर्म की थी। उन्होंने ग्लासेस में वाइन डाली, ब्रेड तोड़ा और उसके कुछ हिस्से किए। ये एक तरह की रिलीजियस सेरेमनी है। उन्होंने ये जो कम्युनियन परफॉर्म किया था, वैसे तो ये कैथोलिक भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में भी क्रिश्चियनिटी रिलीजन के आने से पहले से ये सेरेमनी परफॉर्म की जाती थी। उसे तब मिस्र देव ओसाइरस को चढ़ावा चढ़ाने की प्रथा कहा जाता था। जिस समय हमारे एस्ट्रोनॉट ने चांद पर लैंड किया, वहां ओरायन नक्षत्र, जिसे ओसाइरस का एक रूप माना जाता है, आसमान के क्षितिज पर ही था। ऐसा कहा जाता है कि कुछ खास मौका और कुछ खास समय पर कुछ रस्में करने से बाहरी दुनिया की जीवों के साथ संपर्क किया जा सकता है। हमारे पूर्वजों के जो पंडित वगैरह थे, या तो टेक्नोलॉजी के जरिए या किसी और के जरिए से उन नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस से संपर्क करते थे जिन्हें वो भगवान मानते थे, और उन्हें संपर्क स्थापित करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे हमारे जमाने में एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो स्पेस में जा सकें। एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, एक अमेरिकन फ्लैग और अपोलो 11 मिशन की यादगार निशानी के तौर पर पीतल से बना एक बोर्ड रख कर आए थे। इन चीजों के अलावा कुछ और चौंका देने वाली चीजें भी थी। एक छोटा बैग जिसमें सुनहरे रंग के जैतून के पेड़ की डाली थी और एक सिलिकॉन डिस्क जिसमें पूरी दुनिया के 73 नेताओं के दिए गए शांति संदेश थे। इन चीजों को चांद पर क्यों रखा गया था? क्या नासा को उम्मीद थी कि कोई उन्हें देखेगा या सुनेगा? अपोलो मून मिशन को लेकर कई सवाल उठे हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक मून के डार्क साइड पर, यानी जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां बहुत बड़े बड़े शहर थे। उन शहरों के बारे में नासा को पता था और उस प्राचीन शहरों के आर्टिफैक्ट्स लाना ही चांद पर जाने के मिशन का मकसद था। तो क्या यह हो सकता है कि एस्ट्रोनॉट मून से मून रॉक नहीं बल्कि एलियन की बनाई हुई चीजें वापस लाए थे? अगर एलियंस पृथ्वी पर आए थे और ऐसा हुआ था, तो हमें चांद पर भी उनके सबूत मिलने चाहिए, क्योंकि वो बीच में चांद पर जरूर रुके होंगे। वो जाहिर है स्पेसशिप में आए होंगे, तो उन्हें शिप में फ्यूल भरने के लिए वहां रुकना पड़ा होगा। अब फ्यूल चाहे कुछ भी हो, कोई रॉ मटेरियल, कोई पत्थर या फिर यूरेनियम, जिससे भी उनकी स्पेसशिप चलती हो, तो हमें चांद पर कुछ ऐसे संकेत ढूंढने चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे अलावा भी चांद पर कोई आया था। कुछ सालों पहले नासा के स्पेस प्रोग्राम के अफसरों ने ये बात मानी है कि उन्होंने चांद पर उतरने के बाद की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को खो दिया है और चांद की सतह पर मिली चट्टानों को भी खो दिया है। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरीज का मानना है कि उन खोए हुए सबूत से हम एलियंस के बारे में काफी कुछ जान सकते थे। कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरीज का यह भी मानना है कि चांद और मंगल ग्रह की तस्वीरों से ऐसा बहुत कुछ जाहिर होता है जो नासा हमसे छिपा रहा है। हम माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि हमेशा हमसे उन टेक्नोलॉजीज, एडवांस नॉन ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स यानी एलियंस के अस्तित्व के बारे में झूठ कहा गया है।
और हम लोगों से अब तक सच्चाई छुपाई गई है, जबकि उनका हमारी पृथ्वी से बहुत गहरा ताल्लुक है और उनके होने के सबूत चांद के डार्क साइड पर और मार्स पर मिले हैं। ये मेरा दावा है। अगर मार्स प्लैनेट की अनमैन फोटोग्राफ यानी बिना इंसानों के स्पेसक्राफ्ट से खींची गई फोटोग्राफ्स को गौर से देखा जाए तो उनमें मार्स पर कुछ अजीब सी स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने भी पिरामिड्स ऑफ एलिजियम की बात की थी। उनका कहना था कि मार्स पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड हैं। चांद के डार्क साइड की और मार्स की सतह की कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल चौंका देती हैं। उन तस्वीरों में कुछ अजीब सी रहस्यमयी आर्टिफिशियल चीजें दिखाई देती हैं, मानो प्राचीन इमारतों के अवशेष हों। मैरिनर स्पेसक्राफ्ट की खींची गई मार्स की एक तस्वीर में एक ऐसा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उस रहस्यमयी चेहरे ने हलचल पैदा कर दी थी। लेकिन मैरिनर की ही खींची गई अगली तस्वीर में चेहरा गायब था, लेकिन वहां गेट जैसा कुछ था। कुछ नासा साइंटिस्ट का कहना था कि यह सब लाइट और शैडो का खेल है, और नासा के कुछ साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि मार्स पर वाकई में पिरामिड एग्जिस्ट करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि किसकी बात को सच मानूं। कुछ लोगों का मानना है कि जब रोजवेल इलाके में यूएफओ आकर क्रैश हुआ था, तभी यूएस गवर्नमेंट ने एलियंस के साथ संपर्क स्थापित कर लिया था। कुछ लोगों का मानना है कि अपोलो मिशन के दौरान एलियंस और नासा के बीच संपर्क स्थापित हुआ था, और कुछ लोगों का यह मानना है कि इंसान और एलियंस के बीच कभी कोई संपर्क स्थापित ही नहीं हुआ। मेरा खुद का मानना है कि रोजवेल क्रैश के दौरान हुआ हो या अपोलो मिशन के दौरान नासा और एलियंस के बीच संपर्क स्थापित हुआ था। लेकिन अगर नासा के पास वाकई एलियंस के अस्तित्व का सबूत है, जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं, तो वो छिपा क्यों रहे हैं? तुम्हारे ठीक सामने कुछ है मार्ट। सामने देखो, वो तुम्हारे थोड़े बाईं तरफ है। तुम्हें दिख रहा है?